The Congress is running away from the truth about the challenges that have emanated in the state of Manipur and does not want a discussion. The Congress is a mute spectator to the killings of innocents in the state of West Bengal, all because it is hungry for a collaboration with the TMC. देखिए, आपको लगता है ये मौका है? आज जो मणिपुर में हो रहा है, 80-85 दिन से लगातार वहाँ हिंसा हो रही है। नमस्कार, माय नेम इज़ SK सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूज़ खिड़की को। आज हम बात करेंगे मणिपुर के एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया, पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया। अगर मैं आपसे बात करूं तो मणिपुर के घटना के बारे में या मणिपुर में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, और नहीं है तो क्यों है? आप 3 महीने से अपने न्यूज़ चैनल को तो देख ही रहे होंगे, जो भी आप टीवी में न्यूज़ चैनल देखते हैं, या आप अखबार को तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन आपको इस अखबार, इन न्यूज़ चैनलों से आपको क्या पता लगा कि आपके ही देश का एक छोटा सा राज्य जो कि आपके ही देश का एक हिस्सा है, उसमें क्या हो रहा है, वहाँ के लोग किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली है। सबसे पहले मैं इस बात की शुरुआत करूंगा, मैं थोड़ा सा आपको एक भूमिका के तौर पे बता दूं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। मणिपुर में जो 2 बड़े समुदाय रहते हैं, कुकी और मैतेई, इन दोनों समुदायों के बीच में एक संघर्ष है। राज्य के संसाधनों पे कब्जे का जो संघर्ष है, जो आरक्षण के माध्यम से या दूसरे कानूनों के माध्यम से, ये एक राज्य के संसाधनों, ये एक दूसरे पे इनका आरोप है कि उनको इन राज्य के संसाधनों से वंचित किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेके ये पूरा जो है कि वो संघर्ष है। छोटी मोटी और भी बातें इसमें मायने रखती हैं, लेकिन क्योंकि आज इस वीडियो में मैं किसी और बात के जिक्र करूँगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा संक्षेप में रख देता हूँ। तो इन दो जो है कि मेन बात को लेके पूरा संघर्ष है, और मई के शुरुआती पहले हफ्ते से लेकर आज तक मोर देन 80 डेज जो है कि इस बात को हो गए हैं, और पूरा राज्य एक गृह युद्ध के परिस्थितियों से जो है कि वो गुजर रहा है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि ये जो घटना है, इस घटना को लेकर एक देश के तौर पे हमें क्या सीखने को मिलता है, एक समाज के तौर पे हमें क्या सीखने को मिलता है, और एक नागरिक के तौर पे हमें क्या सीखने को मिलता है, और एक व्यक्ति, एक इंसान के तौर पे हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमने किस तरह के लोगों को चुनकर भेजा हुआ है इस देश की सत्ता को चलाने के लिए, और वो कितने संवेदनशील हैं इन मुद्दों के लिए, इस बात की भी जानकारी आपको आज की वीडियो में जो है कि मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये घटना आती है, एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 3 महिलाओं को बिल्कुल नग्न अवस्था में, हजारों, कम से कम एग्जैक्ट गिनती तो नहीं है, लेकिन 900 एंड मोर देन 1000 के करीब इसमें जो है कि लोग शामिल होते हैं, और उनके बीच में उनको नंगा करके जो है कि परेड कराई जाती है। कुछ को का रेप भी किया जाता है, उनके परिजनों को मारा भी जाता है। ठीक है, ये एक ऐसी घटना है जिसकी वीडियो को मैं आपको दिखा नहीं सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है
कि मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने दिखा पाऊँ, लेकिन अगर आप में ये हिम्मत अगर है तो आपको नेट पर देखना चाहिए इस वीडियो को, ताकि आप थोड़ा सा आप इस चीज़ को जो है कि समझ पाओ, अब अंदर से इस बात को महसूस कर पाओ। तो दौड़ाया जाता है, और आपको मैं बता दूं कि ये एक घटना जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह का, उनका ये बयान है। जब ये वीडियो वायरल होता है तो उनका बयान आता है। ये बयान 21 तारीख के, मेरे ख्याल से 21 तारीख को दैनिक भास्कर में छपा हुआ था कि ये घटना, ऐसी हजारों घटनाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जब इस बात को खुद कह रहा है कि ऐसी हजारों घटनाएं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस माहौल में, उस परिस्थिति में लोग कैसे जी रहे हैं और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है उस जो है कि माहौल की। सबसे पहले मैं बात को शुरू करूंगा राजधर्म से, कि ऐसी परिस्थिति में राजधर्म क्या होना चाहिए। और अगर मैं राजधर्म की बात का जिक्र कर रहा हूं तो मैं अटल जी का जिक्र करूंगा। अटल जी को व्यक्तिगत तौर पे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा मैं नेता मानता हूं। आपकी अपनी पर्सनल व्यू हो सकती है, लेकिन मैं अपनी ये पर्सनल व्यू में कह रहा हूँ कि उनको मैं सबसे बड़ा नेता मानता हूँ। इसलिए मैं इस बात को लेके, जो कि गोधरा कांड और जब गुजरात में नरसंहार हो रहा था उसके बाद जब अटल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। उसी पार्टी के मोदी जी भी हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख सकते हैं कि वो कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, ठीक है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता भी है तो उनसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मुझे इस बात पे बिल्कुल भी समझ नहीं है कि मोदी जी की जो अपनी पहचान है वो बोलने के लिए है। उनकी जो भाषा है, उनकी जो भाषण देने की जो कला है, उसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, जनता के सवाल उनके पास बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। सिर्फ अपनी बात करते हैं, वो सिर्फ मन की बात करते हैं, यानी जो मैं बोल दूं वही है, तुम मुझे ना बोल पाओ, ठीक है। लेकिन उन्हीं पार्टी के नेता अटल जी ने जब इस घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों के सवाल लिए, उस समय एक बात उन्होंने कही कि राजधर्म का पालन। हालांकि ये वीडियो मोदी जी के लिए सबसे, अगर कोई टफ सिचुएशन थी तो ये वीडियो थी, आज भी कभी कभी बन जाती है। लेकिन राजधर्म क्या था? वो राजधर्म, वो कैसे राजधर्म की बात कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन वो किस तरह के राजधर्म की बात कर रहे थे? जब ये पूरा मामला शुरू हुआ तो उस राज्य के मुख्यमंत्री का राजधर्म क्या था? क्या उस राज्य का मुख्यमंत्री अपने लोगों के बीच में था? क्या वो समझाने की कोशिश कर रहा था लोगों को? क्या अगर उससे ये बात समझ में नहीं आई तो क्या उसने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की कोशिश की अपने उस राज्य में, ताकि इस सिचुएशन को हम सभी लोग मिलकर समझ पाएं? क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे राज्य की बात है। क्या उस मुख्यमंत्री ने अपने जो आला कमान, जो उनके जो बड़े नेता हैं, जिनको काफ़ी समय से अनुभव है ऐसी परिस्थितियों का, चाहे वो गडकरी जी हों, चाहे वो राजनाथ जी हों, या इस तरीके के जो बड़े नेता हैं, क्या उनसे उन्होंने विचार विमर्श करने की कोशिश की, इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की? अगर की तो वो सारे वीडियो कहाँ हैं? वो सारे प्रेस में क्यों नहीं आए? तो बिल्कुल भी नहीं की। तो एक राजधर्म जो होता है, एक मुख्यमंत्री के तौर पे
उन्होंने अपने राजधर्म को निभाने में वो फेल हुए। और उससे भी बड़ी बात कि आप किस तरीके, पुलिस व्यवस्था जो होती है वो खास तौर से राज्य सरकार के अंदर आती है, मुख्यमंत्री के अंदर आती है, आपकी पुलिस किस तरीके से बिहेव कर रही थी, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। न्यूज़पेपर में ये बातें छपी हैं, जो मीडिया के न्यूज़पेपर हैं उनमें तो नहीं, लेकिन आप ऑनलाइन जाएंगे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में, एक कटिंग भी आपको दिखा देता हूँ कि उसमें छपी है कि पुलिस ने खुद उन महिलाओं को हैंडओवर किया, उस भीड़ को, और ये सब उनके सामने हुआ। और ये बात भी समझ में आती है कि मान लीजिए कुछ पुलिस वाले थे, उतने हजारों लोग थे, तो वो कुछ नहीं कर पाए, वो मजबूर थे। हर एक आदमी को अपने जान की फिक्र होती है। लेकिन क्या इस घटना के बाद पुलिस का रवैया क्या था, एक्शन क्या था? क्या उसके बाद कोई FIR जो है कि लॉन्च की गई? क्या कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई? क्या उनको सिक्योरिटी, जो पीड़ित थे उनको सिक्योरिटी देने की कोई कोशिश की गई? बिल्कुल भी नहीं। इससे पता चलता है कि आपके राज्य में पुलिस का आचरण क्या था। आप क्या सोच रहे थे कि सारी घटनाएं होने दो, कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोगों की इज्जत लूटी जाएंगी, कुछ लोगों को नंगे परेड किया जाएगा, 100-200 लोग मर जाएंगे, 1-2 गांव जला दिए जाएंगे, उसके बाद नेट तो ठफी है, कोई किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मीडिया अपनी जेब में है, वो तो किसी और चीज़ में ही मस्त है, उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा, फिर हम जाके दोबारा कोई नाराज़ ना हो, कहीं आने वाले चुनाव में इसका फ़र्क ना पड़े। आप यही सोच रहे थे। आपका पूरा ध्यान उन लोगों की समस्याएं सुलझाने में नहीं आप कर रहे थे, आप अपनी सत्ता को बचाने में कोशिश कर रहे थे, और कहीं इसका इम्पैक्ट आने वाले 2024 के चुनाव में ना पड़े, आप उस चीज़ का जो है कि आप उसके लिए आप जो है कि कोशिश कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको। एक देश के मुख्यमंत्री के तौर पे आपका जो ये गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार था, उसके लिए आपको इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और क्या है ये, आप जो गए नाटकबाजी देखिए, नाटकबाजी इन आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी नाटकबाजी देखिए कि आप जाते हो इस्तीफा पत्र लेकर, और आपके कार्यकर्ता आपके इस्तीफा पत्र फाड़ देते हैं। गौर से देखिए फटे हुए इस्तीफा पत्र को, ये दोबारा लिखा नहीं जा सकता। ये नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। ये जो फटा हुआ जो इस्तीफा पत्र आप देख रहे हैं, सच कहिए तो ये आपके देश का फटा हुआ लोकतंत्र है। आप इस तरीके के लोकतंत्र में जी रहे हैं। उसके बाद, और ये बातें कब होती हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है कि भाई हम इस घटना से बहुत पीड़ित हैं और जो है कि हम इस पे जल्दी कार्रवाई करेंगे। ऐसी हजारों घटनाएं हैं, आप स्वीकार भी कर रहे हैं इस बात को। उसके बाद जो बात आती है वो बात आती है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, कि उनका राजधर्म कहाँ था। गुजरात में तो जो था वो था, उन्होंने इशारे से कहा कि भाई अटल जी थोड़ा सा शांत रहिए, मैं कर रहा हूँ राजधर्म के पालन का कोई। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपका देश जल रहा है, आपका देश का एक राज्य जहाँ पे लाखों लोग इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, और आपके लिए विदेश का टूर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप पूरे 3 महीने तक आप उस मणिपुर में नहीं गए, आपने लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की। वहाँ की जो औरतें हैं उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनको नंगा दौड़ाया जा रहा है, लोगों को का खून किया जा रहा है। और सिचुएशन ऐसी जहाँ पे कम से कम सरकारी खजाने से 3000 बंदूकें लूटी जा चुकी हैं, लाखों गोलियां लूटी जा चुकी हैं, कम से कम 65,000 से ज़्यादा लोग शरणार्थी बन के शिविर में रह रहे हैं, और आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कितनी असंवेदनशील है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। आप विदेशों में जा रहे हैं, आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भारत के बाहर किस तरीके से हमारे देश की प्रतिष्ठा है,
क्या करोगे इस प्रतिष्ठा का? 2 कौड़ी की प्रतिष्ठा है ये। इस प्रतिष्ठा का कोई वजूद नहीं है। जाके पूछिए उन लोगों से कि क्या करेंगे उस प्रतिष्ठा का, जब वो नंगे जो है कि जिनको सड़कों पे दौड़ाया जा रहा था। और आप विदेशों का दौरा, क्या वो निरस्त नहीं हो सकता था? क्या आपको उस दौरे को जो है कि मना करके आपको मणिपुर को नहीं देखना चाहिए? और क्या बयान आता है आपका? आपने अपने बयान को जरा गौर से देखा है, सुना है आपने? और वो भी बयान आता है जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात के लिए कहता है कि सरकार इस पे कुछ एक्शन ले, नहीं तो हमें खुद संज्ञान लेना पड़ेगा। इसके बाद आपका बयान आता है। कहाँ थे आप? कहाँ थी आपकी वो वाक्य पटुता, वो भाषण की शैली, वो 56 इंच का सीना, वो मोदी का दम? कहाँ है वो? कहाँ था वो? आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या आता है बयान? देश शर्मसार हुआ है। और उसके बाद आप जिक्र कर देते हैं कांग्रेस के उन राज्यों का, छत्तीसगढ़ और कुछ राज्यों का, कि उनमें भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या यही टाइम था राजनीति करने का? अगर आपको उन घटनाओं से ज़्यादा दिक्कत थी तो आपको उस समय बोलना चाहिए था। अब ये मूवमेंट है। आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी राज्य में महिलाओं को इस तरीके से नंगा जो है कि दौड़ाया गया, उनका रेप किया गया, ऐसी कांग्रेस के राज्यों में भी हो रहा है, तो ये सामान्य है। आप यही करने की कोशिश कर रहे थे। आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपके अंदर का जो व्यक्ति है वो क्या इतना मर गया है? क्या वो इतना असंवेदनशील हो गया है? क्योंकि आप परिवार में नहीं रहते, आपको परिवार के उस दर्द का महसूस आपको नहीं होता। एक प्रधानमंत्री के तौर पे इस तरह के बयान को देना, और वहां पे भी राजनीतिक मानसिकता को सबसे ऊपर, राजनीति करनी चाहिए। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि सबको चुनाव जीतना है, आगे रहना है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसे मामलों पर, क्या इसको भी आप राजनीतिक चश्मे से देख रहे थे? क्या आपको ये कहने में एक तो सबसे पहले आपको पहले ही ये बातें कहनी चाहिए, लेकिन आपने इंतजार किया कि जब तक कोई वीडियो ना आए। क्या आपकी सारी इंटेलिजेंसी अपोजिशन पे रेड डलवाने में लगी हुई है? सारा आपका तंत्र अपोजिशन के लीडर्स को किस तरीके से प्रभावित करके उनको अपने सरकार में मिलाना, अपनी पार्टी में मिलाने पे ही सारी जो है कि फोकस है। क्या चल रहा था 3 महीनों में आप लोगों का? भारत के बाहर आपके दौरे चल रहे थे, जब आपकी पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी को तोड़कर अपने पार्टी में मिलाने का सब गठबंधन चल रहा था, यहीं पे आप लोग बिजी थे। गृह मंत्री जी अमित शाह कहाँ थे बिजी? आप यहीं पे बिजी थे आप, कि किस तरीके से दूसरे की पार्टियों को मिलाकर जो है कि अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरीके से दूसरे की पार्टी को तोड़ा जाए। यहाँ पे थे आप व्यस्त। क्या आप जो है कि इस बात में व्यस्त है कि कौन कौन से अपोजिशन के लीडर को जो है कि ईडी का रेड डलवाना है? आप इस बात में व्यस्त थे। क्या है काम? यही सब काम रह गया आपका। और ये जो मणिपुर की घटना हो रही है 3 महीने से, क्या आपके लिए ये बात बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है? शर्म आनी चाहिए आपको। तो ये सब चल रहा था। और मीडिया का रोल क्या था? आप 3 महीने से अपने मीडिया को देख लीजिए। मीडिया अपने राजा के प्रशंसा में लगा हुआ है। ये देखिए मोदी जी का डंका अमेरिका में बज रहा है, ये देखिए मोदी जी का डंका फ्रांस में बज रहा है। देश का नाम अगर मैं गलत ले लूँ तो क्षमा कीजिएगा। वो मोदी की भक्ति में लगा हुआ है, मोदी में हुआ है। वहाँ से फुर्सत मिली तो वो सीमा हैदर के बारे में, सचिन के बारे में बात कर रहा है। मणिपुर की घटना उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान में सीमा हैदर के पति से मिलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हमारे देश के नागरिकों को बताने की जिम्मेदारी आप लोगों पे नहीं है कि इस देश के ही एक राज्य में क्या चीज़ें हो रही हैं? आप किस बात की मीडिया? आपको शर्म आनी चाहिए। आप ज्योति के पीछे लगे हो, एसडीएम ज्योति मौर्य के पीछे लगे हो,
ठीक है, लेकिन क्या आपके लिए वो मुद्दे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों के साथ सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं, लोग जो है कि इतने मार्मिक जो है कि अवस्था में रह रहे हैं। क्या आप लोगों के लिए ये मायने नहीं रखता? आप लोगों के सवाल कहाँ थे उस समय? क्या कर रहे थे आप लोग? तो ये जिन अखबारों को आप लोग पढ़ रहे थे, जिन टीवी चैनलों को आप लोग देख रहे थे, वो आपके आंखों पर एक पर्दा डाल रहा था ताकि आपको इस देश के इस कोने में जो सच्चाई चल रही है उससे आप लोग अवगत ना हो। मैं आपसे कहता हूं कि कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे सब्सक्राइब कर लो आप लोग, सिर्फ मेरा ही नहीं, उनका भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको एक रियल न्यूज़ भी पता लग पाए। नहीं तो सब भक्ति में सब चीज़ें चली जाएंगी। दूसरी बात, अब एक व्यक्ति के तौर पे, एक देश के तौर पे, क्या मोदी जी को उस मुख्यमंत्री को तत्काल नहीं हटाना चाहिए? क्या वहाँ पे अगर सिचुएशन इस तरह की है तो वहाँ पे और फोर्सेस भेजकर, चाहे वहाँ पे सख्ताई हो, चाहे आपकी सरकार आने वाले टाइम में ना आए, लेकिन ऐसे सिचुएशन से आपको कड़ाई से नहीं निपटनी चाहिए? कहाँ गया वहाँ अब आपका दमखम? आप सिर्फ मुसलमानों के पीछे लगे हुए हैं। आप सिर्फ एक टारगेट आपने बना लिया कि भाई सिर्फ मुसलमानों को जो है कि प्रताड़ित करो और जो है कि हिंदू कम्युनिटी को एक जो है कि मोबिलाइज करके एक वोट के तौर में तब्दील कर दो, ये आपका काम है? क्या वहाँ पे जो दो गुटों के बीच में जो इस तरह का संघर्ष चल रहा है उसके बीच आपको नहीं होना चाहिए? अगर आपको सिचुएशन नहीं समझ में नहीं आ रही है, आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो क्या आपको ऑल मीटिंग बुलाकर इस बात पे चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या किया जाए? लेकिन नहीं, आपका गुरूर, राजा का गुरूर तो राजा का गुरूर है। वो कैसे इस बात को स्वीकार करे कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई? वो कैसे इस बात का सरकार को स्वीकार करे कि अमित शाह और मोदी द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री बिल्कुल नाकाम रह गए? वो कैसे इस बात को स्वीकार करे कि बैठे हुए गृह मंत्री और वो इस मामले में, पूरे मामले में कुछ कर नहीं पा रहे हैं? जी नहीं, आप तो अपने दमखम में जो है कि वो लगे हुए थे। तो ये सारा खेल जो चला है वो बिल्कुल ही एक सत्ता के तौर पे, एक शासक के तौर पे, एक नेता के तौर पे ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को इस पूरे मामले को लेकर अपने अंदर झांकना चाहिए कि ऐसे मुद्दों पे वो किस तरीके से राजनीतिक चश्मे से ही सिर्फ देखती है, जनहित को नहीं देखती। दूसरी बात है कि एक व्यक्ति के तौर पे हमें क्या इस बात से सीखने को मिलता है? मैं आपको बता दूं, अमृत काल चल रहा है, ये देश का अमृत काल, बता दूं, ये देश का अमृत काल चल रहा है, ठीक है। ये सारा जो खेल शुरू हुआ है ना, एक र्यूमर से शुरू हुआ है कि मैतेई समुदाय के एक औरत को जो है कि उसका रेप किया गया, उसको मारा गया, और उसके जो अपोजिट रिएक्शन हुआ कि दूसरे समुदाय के लोगों ने जो है कि दूसरे समुदाय के औरतों के साथ इस तरह, वो एक फेक न्यूज़ जो है कि चली। बड़ी आसानी से हम, कोई भी न्यूज़ आ जाती है, कोई भी इतिहासकार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो इतिहासकार हैं वो कुछ भी लिख कर भेज देते हैं और बिना उसकी तथ्य को समझते हुए हम इसको फॉरवर्ड करते जाते हैं। आपके एक गलत सेंसेशनल मैसेज के फॉरवर्ड करने से कई लोगों की जान जा सकती है। समझ लीजिए इस बात को कि आपके, और ये कई बार हुआ है, ये तो चलो एक दूसरा मुद्दा था, कई बार कोई गाय का मांस लेके जा रहा है तो कोई जो है कि गाय की तस्करी कर रहा है, हो रही है तस्करी, ये बस बात। लेकिन फेक न्यूज़ के मामले में कई बार ऐसा ही हिंदू मोब, जिसको मोब कहते हैं, एक भीड़ तंत्र ने कई सारे मुसलमानों की जान भी ली है। और चाहे वो भीड़ मुसलमानों की हो या हिंदुओं की हो,
भीड़ भीड़ है, और एक अफवाह को लेके मुसलमानों की भीड़ हिंदुओं को मार सकती है और हिंदुओं की भीड़ मुसलमानों को मार सकती है, जैसे कि इस पूरे मामले में हुआ है। तो आप किसी भी वीडियो को फॉरवर्ड करने से पहले कम से कम 100 बार सोच लेना कि आप क्या करने जा रहे हैं। किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार सोच लेना कि आप क्या करने जा रहे हैं और इसका जो आदमी पढ़ रहा है या जो देख रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक नागरिक के तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये जो वहाँ हुआ है, एक भीड़ आपके घर के बहन बेटी को भी ऐसे सड़क पे दौड़ा सकती है, बीइंग कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। तो आप इस भीड़ तंत्र को सपोर्ट करना बंद कीजिए। राजनीतिक पार्टियां, नेता लोग इस भीड़ के पीछे कैसे अपना मकसद साध जाते हैं और लोगों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देते हैं, शायद आपको ये नहीं पता। तो आप इस बात को समझिए, क्योंकि अब नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो इन सारे सवालों के साथ आज मैं आपको यहीं पे छोड़ ले जाता हूं। अगर आप इसी तरीके की से किसी भी न्यूज़ की निष्पक्ष समीक्षा करनी हो, या आप देश हित में अपने आप को एक अच्छे नागरिक के तौर पे अगर आप डेवलप करना चाहते हैं और लोगों को आप ये बताना भी चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप लाइक कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसी तरीके की समीक्षाएं, निष्पक्ष समीक्षाएं जो है कि हम करते रहेंगे, बिना किसी से डरे हुए कि हमें कोई जेल में भेज दे, हमारे चैनल को कोई बंद कर दे या जो मर्जी कर दे। लेकिन जनता की आवाज़ यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से जो है कि वो निकलेगी। तो आप मेरे सहयोग, मेरा साथ दीजिए इस मामले में। आज के बस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।